देखो कल बात की थी मैंने, ठीक है, ओनली आर सर्किट में अगर एसी में केवल प्रतिरोध लगा हो तब किस प्रकार का होता है। तो एसी में प्रतिरोध का वही काम होता है, धारा को नियंत्रित करना। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करेंगे धारा बढ़ जाएगी। तो धारा बढ़ गई माने धारा का कौन सा मान बढ़ेगा? शीर्ष मान बढ़ेगा। और जब तुम जानते हो शीर्ष मान बढ़ता है तो आरएमएस मान भी बढ़ जाएगा, हीट की दृष्टि से वो भी बढ़ जाएगा। तो और सबसे खास बात इसमें ये थी कि एसी को अगर हम लगा दें प्रतिरोध और वो, तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। अभी कला को समझने को, हम कला को समझते हैं तो कला का कैसा रोल है, देखो कला के हिसाब से समझते हैं कि कला जो है वो है क्या चीज़। कला को समझा हमने तो प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में कला, इसको इंग्लिश में फेज कहते हैं। अब देखो क्या होता है, तुम एक कल्पना करो कि एक हमारे पास एक एरो है आई नॉट लंबाई का, आई नॉट लेंथ का एरो है और ये ओमेगा के कोणीय वेग से घूम रहा है गोल गोल। ओमेगा के कोणीय वेग से ऐसे घूम रहा है। स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद t टाइम में ओमेगा के कोणीय वेग से घूमेगा तो कितना घूम जाएगा? t टाइम में ओमेगा t घूम जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो छाया है इस एक्स पर, वाई एक्स पर, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो वाई एक्स में इसकी जो छाया है इतनी तो होगी यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊं तो वाई एक्स में इसकी छाया होगी I0, इसकी लंबाई I0 है तो I0 साइन ओमेगा टी होगी एंगल, क्योंकि तुमको पता है ये जो अगर कोई वेक्टर है तो ये इसका आधार है और ये इसका लंबा है, ये लंबा है और ये यहाँ तक आधार है। तो ये जो आधार है, आधार हमेशा कॉस में होता है, आधार कर्ण का कॉस होता है और लंब कर्ण का साइन होता है। अगर कोई त्रिभुज ये बना दूं मैं, ये एंगल थीटा है, ये ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधार है, ये लंब है, ये कॉस में होगा कर्ण का, हाँ, और ये कर्ण का साइन होगा। ये तुमको मतलब एकदम स्पष्ट जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। आधार हमेशा कर्ण का कॉस होता है, कॉस गुना, और लंब जो है कर्ण का साइन गुना होता है। ये वैसे एक सूत्र तुमको पढ़ा होगा, वो जो साइन कॉस टेन वाला पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, छट फट, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर की लंबाई आई नॉट है तो ये क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये आई नॉट है हमारा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी कह लो या आई नॉट कॉस ओमेगा टी कह लो, ये आई की तात्क्षणिक मान है, आई का किसी टाइम टी पर मान है ना, समझ आ गया। यानी कि अगर मैं आई नॉट लंबाई का एक घूमता हुआ वेक्टर मान इमेजिन कर लूं तो किसी समय उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, यानी क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं घटक कह लो, वाई दिशा, वाई डायरेक्शन में, वो उस क्षण एसी के तात्क्षणिक मान को बताएगा। यानी किसी टाइम टी पर एसी का तात्क्षणिक मान इस वाले हिसाब से आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा।
इसी प्रकार से ये तो मैंने करंट का तात्क्षणिक मान निकालने का तरीका बताया। तो ये ओमेगा टी इसकी तात्क्षणिक कला है, वर्तमान कला। इसी प्रकार से वी नॉट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर वो भी घूमता हुआ ले लो तो उसका भी तात्क्षणिक। अब अगर मैं दोनों को एक साथ दिखाऊं तो यह आई नॉट यहीं पे वी नॉट भी होगा। कब? ओनली आर सर्किट में, क्योंकि ओनली आर सर्किट की इक्वेशन v बराबर v0 sin ओमेगा भी थी। ओनली आर सर्किट में जब हमने एसी में केवल प्रतिरोध लगाया था और हमने कहा कि हमने मान लिया एसी का जो विभवांतर रहता है कि वो किसी टाइम पे ये है, तो कुछ क्षण जो सर्किट में करंट होगी आई वो क्या होगी, कहा था v अपॉन आर, और v की जगह हमने रख दिया था v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और v नॉट अपॉन आर को हमने आई नॉट कह दिया था। तो इससे समीकरण क्या आ गई थी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं दोनों को इस चित्र में दिखाऊं फेज डायग्राम में, तो दो आई नॉट और वी नॉट एक साथ होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आई नॉट की इक्वेशन ये है और वी नॉट की इक्वेशन ये है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओनली आर सर्किट में एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। कला माने एंगल, यहाँ पर कला उसका वैसा नाम है, हिंदी नाम है। एंगल जो है वो एंगल भी है, तो एक ही चीज है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा में कला का माने क्या समझे, एक रोटेटिंग वेक्टर ले लूं अगर मैं आई नॉट लंबाई का, तो किसी समय एक्स एक्सिस से जितना कोण बना रहा है वो उसकी कला कहलाएगी, और ये बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अभी टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 2 पाई प्लस ओमेगा टी, फिर 4 पाई प्लस ओमेगा टी। समझ आ गया? एक चक्कर पूरा होने के बाद 2 पाई चल लिया। यानी कि आप देख रहे हैं एंगल बढ़ता ही जा रहा है। भले आपको उसका पोजीशन तो रिपीट होती भी लगेगी, बट वो क्या कर रहा है, लगातार चल रहा है। तो इसी को हम कला कहते हैं। अब लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण मान हम कोई घूमते कोई एक समान कोणीय वेग से घूमते ऐसे सदिश का x घटक या y घटक दिखा सकते हैं, जिसकी लंबाई एसी धारा के शीर्ष मान के बराबर, एसी धारा के शीर्ष मान के बराबर होती है। प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण मान हम कोई एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूमते ऐसे सदिश का x घटक या y घटक के रूप में दिखा सकते हैं, जिसकी लंबाई एसी धारा के शीर्ष मान के बाद। यानी कि इस वेक्टर की लंबाई आपको कितनी लेनी है, या तो आप आई नॉट लीजिए, अगर आप वोल्टेज को दिखाए तो आप वी नॉट लीजिए, ठीक। और उसको एक फिक्स कोणीय वेग से चलता हुआ मानिए, और ये कोणीय वेग क्या होगा, वो एसी की कोणीय आवृत्ति उतना।
तब AC का किसी क्षण मान इस वेक्टर का y एक्स में जो घटक बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, वही AC का तत्क्षणिक मान होता है। और ये जो कोण होता है ये उसकी कला होती है। ठीक है, समझ आएंगे? किसी क्षण इस वेक्टर द्वारा घुमा गया कोण ही धारा की कला कहलाती है। किसी क्षण इस सदिश द्वारा, कौन से सदिश द्वारा? आई नॉट या बी नॉट, इस सदिश द्वारा, किसी क्षण इस सदिश द्वारा घूमा कोण ही AC की उस क्षण, क्योंकि ये भी बदलती रहेगी, उस क्षण कला होगी। तो अब कला को आप पहचानोगे, अभी आगे भी और आएंगे मुद्दे, तब आप समझ जाओगे। फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि AC की कला एक समान होती है, कला विभवांतर और I की कला एक समान होती है यदि ओनली आर सर्किट हो। आगे समझे? चलिए अब हम एक दूसरा सर्किट देखते हैं। ये सर्किट समझ आया है? तात्क्षणिक मान कैसे पता लगेगा AC का? क्या लोगे? y घटक के बराबर होगा। कौन सा वेक्टर लोगे? एक घूमता हुआ वेक्टर लेना है। इस घूमते हुए वेक्टर को फेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर इसका नाम है। तो अगर ये याद कर पाओ, रट पाओ, रटना तो बहुत ही बड़ी चीज है। एक टाइम होता था मैं रटे हुए को कुछ नहीं समझता था, मैं सोचता था रटना तो बेकार चीज है। अब तो मैं सोचता हूँ रटने से बेहतर ही कुछ नहीं है, इसके अलावा समझा हो या ना हो। अगर रटा हुआ है तो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन समझा हुआ है तो कभी भी याद नहीं होगा जब तक आप उसको रट ना दो तोते की तरह। चलिए केवल कुंडली या केवल प्रेरकत्व सर्किट, प्रेरकत्व, केवल प्रेरकत्व परिवर्तन, केवल प्रेरकत्व AC परिवर्तन है। चलिए, दिस इज अवर AC एंड दिस इज अवर AC। ये कुंडली हमने लगा दी एंड दिस इज योर V0 साइन। ये हमने इसको AC वोल्टेज दे दी। ये कहाँ से दी? ये प्लग है हमारे पास, इस प्लग में है वो वोल्टेज, यही वाली। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब आप ये समझ जाइए कि जैसे ही मैंने ये कहा कि ये है मेरी वोल्टेज, इसका माने मैंने AC वेक्टर को किस समय से चलता हुआ माना? t बराबर 0। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने AC वोल्टेज मान ली ना। तो अब ये AC वेक्टर V0 शुरू में यहाँ पे था, V0 लंबाई का, और t टाइम आगे कहाँ पहुंच गया? घूमते हुए यहाँ पहुंच गया। आगे समझ में आ रहे? ये V0 यहाँ पहुंच गया, कितना एंगल घूम गया? ओमेगा टी। और इसका तात्क्षणिक मान क्या है? ये। और ये कितना है? V0 साइन ओमेगा टी। यानी कि अब आपका जो ये वोल्टेज वेक्टर है ये तो घूमना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, अब हमें देखना करंट वेक्टर भी बनेगा इससे, करंट भी तो बहेगी इसमें, तो वो कैसे घूम रही देखनी। चलिए, माना किसी क्षण t पर परिपथ में धारा I है। मान लीजिए इस परिपथ में, क्योंकि जैसे AC लगेगी धारा I से रहेगी। यदि अगले dt समय में धारा DI परिवर्तित हो जावे तो धारा परिवर्तन की दर क्या हो गई? dy/dt। तब धारा परिवर्तन की
di/dt। और आप जानते हैं धारा परिवर्तन की di/dt होती है तो प्रतिरोध प्रेरकत्व जो है धारा परिवर्तन हुई नहीं, ये तो हो ही जाता है, क्या करेगा, विरोध कर देगा, क्यों हो रहा है, ठीक है। और कैसे विरोध करेगा, बैक ईएमएफ लगाएगा। कितना बैक ईएमएफ लगा दे रहे, याद है ये वाला टॉपिक पढ़ा था जब हमने, ये जो बैक ईएमएफ लगाता है फैराडे के अनुसार, वैसे फैराडे तो ना कह के सीधे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हेनरी ने भी बहुत काम किया ना इसमें, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मेन काम है वो हेनरी ने किया है। तो मैं बोलते हैं अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, -L/di/dt। याद अगर तुमको हो, है इतना होता नहीं होता है, E है, याद है, इस पे क्वेश्चन आता है। एक कुंडली दी है, तुमसे कहा गया उसमें 5 एम्पियर की धारा 2.1 सेकंड में बदल जाती है, ठीक है, और कितना विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालो L। तो आप कैसे निकालोगे, E बराबर, E बता रखा तुम्हें, इतना वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होता है और di/dt दे दिया है तो L निकल जाएगा नहीं, E/di/dt करोगे L आ जाएगा। माइनस को यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस का मैंने क्यों लिखना है कि ये विरोधी विद्युत वाहक बल है, विरोध करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ये लगा है जो कुंडली में उत्पन्न हुआ है और एक ये लगा रखा है। किरचॉफ का नियम बंद पास का यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी कुंडली में, बंद कुंडली में सभी विद्युत वाहक बलों, विभवांतरों और इस टाइप की कुछ और भी चीजें अगर हैं तो उनका योग शून्य होता है, बंद परिवर्तन, ये तो कहता है। तो किरचॉफ का रूल लग रहा है यहाँ पे, देखिए बस, लेकिन दिक्कत क्या है कि किरचॉफ के रूल की थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे किरचॉफ के अनुसार, किरचॉफ के अनुसार क्या हो गया, V प्लस करेंगे और ये लिखूंगा ना -L/di/dt इक्वल टू, ये किरचॉफ का कौन सा नियम है, द्वितीय। पहला तो धाराओं का जोड़, किसी संधि पर मिलने वाली सारी धाराओं का जोड़ शून्य होता है, पहला नियम ये था। दूसरा नियम ये था किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का जोड़ शून्य होता है, ठीक है। अब तुमको याद होना चाहिए ये, अगर जैसे आज जो चीजें आई, जैसे किरचॉफ का रूल आ गया, फिर से भूत जाग गया, तो अब आपका फर्ज क्या बनता है, उस दिन नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ो, उसको देखो, उस वीडियो को देखो, किरचॉफ का रूल वाला कहाँ था, तो उसको देखोगे तो तुम्हारा दोनों एक साथ जुड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर अभी तुमने इसको रिवाइज नहीं किया तो ये भी नहीं आएगा समझ, वो तो आया ही नहीं क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं था, ये भी नहीं आएगा, और नहीं तो दोनों साथ साथ रिवीजन हो जाएंगे। आगे के सारे चैप्टर पीछे के कोई ना कोई टॉपिक को खजोरेंगे ही खजोरेंगे, तो उस केस में आपको इतना जाएगा। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े, मिटा दो इतना। इसको नहीं भूलना, V0 sin ओमेगा t हमने लगाया है। अब देखिए रखते हैं, V की वैल्यू रखी मैंने, V0 sin ओमेगा t माइनस L/di/dt बरोबर 0। इसे L/di/dt इक्वल टू आ गया V0 sin ओमेगा t। फर्दर L को इधर जाते हैं, dt को भी इधर जाते हैं, तो di बराबर V0 अपॉन L sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेट कर देंगे तो di i बन जाएगा, है ना। कुछ चीजें इंटीग्रेशन की आपको याद करनी पड़ेंगी अभी फिलहाल, क्योंकि कुछ बायोलॉजी वाले भी हैं तो उनको याद कर लेनी चाहिए। एक तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ये सूत्र है। दूसरा
एक्स की पावर एन डी एक्स जो है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये सूत्र है। ठीक है, तीसरा इस वाले चैप्टर में और आएगा, अगर साइन एक्स साइन ओमेगा टी डी टी है तो ये जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा टी डी टी का ये हो जाएगा, दी जाता सूत्र। अगर ये कॉस ओमेगा टी है तो ये साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये मैथ्स वाले तो जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वालों को फिलहाल इतना याद भी करना पड़ सकता है, और कभी मौका मिलेगा, वैसे तो मैंने 11th में पढ़ाया होगा, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ना पढ़ाया हो, इंटीग्रेशन करना सिखाया था, तो एक बार थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों समाकलन कर दिया, तो देखिए किस प्रकार का इसका रूप आ गया है निखर के, डी आई, ठीक, इधर v0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी dt, ये आ गया। अच्छा, जब कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट जब भी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जरूर होता है ना, अभी यहाँ पर हमने नहीं लगा कहाँ से कहाँ तक, तो ऐसे में एक कांस्टेंट और आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया इसी सूत्र से, डी एक्स का एक्स हो जाता है, इसका v0 अपॉन एन तो आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा ये, और प्लस सी। अब ये सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम एसी का एवरेज मान निकाल लेते हैं एक साइकिल के लिए। हमें पता है एसी का अगर इस पूरी आई का एक साइकिल करेंगे तो सारे आई का सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी फंक्शन है, मैंने कहा ये भी साइकिल होता है, एक साइकिल में जोड़ते हैं तो ये भी जीरो हो जाता है, बताया था ना कि कॉस का मान अगर पूरी एक साइकिल के लिए जोड़े तो जीरो, आई का मान पूरी एक साइकिल के लिए जोड़े तो जीरो, तो सी का मान क्या हो जाएगा जीरो, जीरो जीरो बराबर जीरो। ठीक है, हम यहाँ पर देते हैं पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए औसत मान लेने पर यह जीरो बराबर जीरो प्लस सी, यानी कि इससे आपका सी का मान क्या आ गया, सी बराबर शून्य। इसका मान एक कांस्टेंट जो हमने लिया है इंटीग्रेशन का, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, ये फालतू की चीज है तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया, यही आ गया बस इतना। तो इस प्रकार से इस सर्किट में वोल्टेज क्या थी, ये थी, और करंट क्या आ गया बच्चों, आई बराबर v0 अपॉन एल ओमेगा। ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अभी इन दोनों में गजबजाट ये है, ये तो साइन का है, ये कॉस का है। अब मजा कब आता है फेस देखने में कि दोनों समान का नाम है नहीं है, तो दोनों साइन में होती तब खाली कोण को ही देखना पड़ता ना कि दोनों का कोण मैच कर रहे हैं। जैसे वहां क्या था, आई जीरो साइन ओमेगा टी, वी बराबर जीरो साइन ओमेगा टी, दोनों का ओमेगा टी था, उनका समान करा में। बट यहाँ पे हमको पता नहीं लग रहा है क्योंकि ये कॉस में है और ये साइन में था, तो इसको भी साइन में बदल देते हैं। आई बराबर v0 अपॉन एल ओमेगा कास माइनस कॉस ओमेगा टी को, अच्छा देखो कॉस थीटा है
तो उसको मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उसको इसको क्या लिखूंगा, कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब दोनों साइड माइनस लगा देते हैं, हमें तो माइनस चाहिए ना। साइन यहाँ तो आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और इधर जो है अगर साइन माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, ये भी एक सूत्र है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ माइनस बाहर है तो इसका मतलब अंदर जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा नहीं, ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। इसको वहां रखते हैं, तो हमारा आई बराबर क्या आ गया, इसलिए आई बराबर यहाँ पर हमारा आ गया आई बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका माने क्या हुआ, अब बाकी चीज छोड़ दीजिए, दोनों का साइन देखिए, साइन है ओमेगा टी है, ये π/2 से पिछड़ गया है। इसका माने करंट और वोल्टेज जब साथ साथ मैक्सिमम नहीं होंगे, समझा है। अगर करंट वोल्टेज ओमेगा टी है तो करंट इससे 90 पीछे होगी, यानी करंट का जो वेक्टर होगा वो इधर को होगा, आई नॉट नहीं आ सकता, इससे 90 पीछे, इससे 90 पीछे, ठीक है। इसका माने अगर आपके परिपथ में प्रेरकत्व तो लगा है तो करंट और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे, बल्कि होगा क्या, अच्छा देखो, जब ये घूम के वी नॉट यहाँ पहुंचेगा तो आई नॉट कहाँ पहुंचेगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा नहीं। इसका मतलब वोल्टेज अब देखो वी यहाँ आ जाएगा तो वी की तात्क्षणिक वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट ही हो जाएगी पूरी, क्योंकि इसी दिशा में हम उसकी घटक ले रहे हैं। तो वी नॉट पूरा का पूरा इधर ही आ गया, तो उस क्षण वी नॉट वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट ही होगी और करंट की वैल्यू उस क्षण क्या होगी, ये यहाँ होगा, और इसका इस वाले दिशा में घटक शून्य होगा। इसका माने अब क्या होगा, वोल्टेज जब नहीं अधिकतम है करंट 0 है। ऐसा कभी डीसी परिपथ में हो सकता है, उसमें जब वोल्टेज अधिकतम होती है तभी करंट अधिकतम होती है, वोल्टेज 0 करंट 0। बट यहाँ पर एसी सर्किट में ये इंडक्टर लग जाने से करंट पिछड़ गई वोल्टेज से 90 अंश से, यानी कि 90 कला से, यानी कि π/2 की कला से यहाँ पर करंट पिछड़ गई। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात, करंट का जो शीर्ष मान है वो देखो ये हो गया, ठीक। अच्छा आई बार वी अपॉन आर होता तो ये ओमेगा एल इस सर्किट का आर की तरह नहीं हो गया, आई बराबर वी अपॉन आर ही तो होगा। आई का जो वीमा निकलेगी, वीमी सूत्र निकलेगा, वो वी नॉट बटे प्रतिरोध की वीमी सूत्र से आएगा। तो अगर कोई पूछे ओमेगा एल का यूनिट क्या होगा, वो अब कोई दूसरा निकाल ओमेगा एल, ओमेगा की यूनिट तो रेडियन प्रति सेकंड होती है और एल की हेनरी होती है। बाबू को ऐसा तो हमने सुना ही नहीं कभी, क्या हुआ है, जीव टाइप का है, और है क्या उसकी यूनिट, ओम। अब ओम का हेनरी से कैसा संबंध है, देख रहे हो, ओम भी साइंटिस्ट था, हेनरी भी साइंटिस्ट था। तो ओम बराबर हेनरी का कोणीय वेग, हेनरी इंटू कोणीय वेग जो है ओम है, ऐसे पता लग रहा है। वैसे आप निकालोगे ओमेगा का इसका रेडियन पर सेकेंड इंटू हेनरी, ये इसकी यूनिट आएगी। और पता लगा एग्जाम्पल में दिए 4 उदाहरण दे रखे हैं, ओम ये वो, तुम कहोगे हाई ये तो मैच ही नहीं कर रहा, गलत है, इसका माने आउट ऑफ कोर्स आ गया क्वेश्चन, गलत दे दिया। अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है, हेनरी रेडियन पर सेकंड को क्या कहते हैं, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। अब उसमें जिसको याद नहीं होगा हेनरी रेडियन पर सेकंड तो हमने आता ही नहीं सुना, पता लगाओ, इट इज सिंपल ओम। तो ये इसमें एक तो बात, तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध है वो ओमेगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते, यहाँ ओमेगा एल को परिपथ का प्रतिरोध कहना चाहिए, कहेंगे नहीं हम,
कहना चाहिए, लेकिन ये प्रतिरोध होता है, तो इसका नाम दूसरा रख दिया है, इसका नाम रख दिया प्रेरकत्व प्रतिघात। समझ में आ गया, ताकि अंतर हो जाए ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, हर एक का नाम प्रतिरोधी रख देंगे तो ठीक है। जिसको प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं, जिसे प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और दूसरा यहाँ करंट वोल्टेज से कितना पीछे होगी, 5/2। बस ये हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। आप लोग इसको जरा एक बार देख लीजिए, मौका मिलेगा तो वीडियो में आज शाम को